The electric field of an electromagnetic wave in a free space is given by। अब इसमें कुछ चीजें पूछी गई हैं कि वेवलेंथ इतनी है, वेव नंबर इतना है। देखो यार, वैसे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है जो मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा है। हम अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी यहां कोई यूज नहीं होगी, यहां वेव की थ्योरी यूज होगी। आप बताओ एक्स का कोफिशिएंट के क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट के वेव नंबर होता है, ठीक है, ये एंगुलर वेव नंबर। किसी भी वेव में, खाली इसकी बात नहीं, किसी भी वेव में एक्स का कोफिशिएंट एंगुलर वेव नंबर होता है। और टी का कोफिशिएंट क्या होता है? टी का कोफिशिएंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है। वी स्पीड ऑफ वेव को ओमेगा बाई के लिख सकते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दुनिया की जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सबकी स्पीड c होती है 3 × 10⁸। तो यहां से मैं k निकाल सकता हूं, कितना आ गया 1/30। ठीक है, चेक कर लीजिए सही से। ये कितना आ जाएगा सर? ये 0.033 आ जाएगा। और k को 2π/λ भी लिख सकते हैं, ये आपको मालूम ही है। तो मैं लैम्डा को 60π लिख सकता हूं और पाई 3.14 है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखें इसको तो आप देखेंगे ये पहला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आपका 188.4 आ रहा है और ये भी इतना ही आता है लगभग, ठीक है। तो k 0.033 है, वो तो मैच नहीं कर रहा है, ये 0.33 है, वो 0.0, वेवलेंथ मैच कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरा गलत है। वेव एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो साइन कॉस का फंक्शन होता है उसका कोफिशिएंट होता है 10, तो ठीक है, एम्पलीट्यूड 10 है। वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, गलत। पॉजिटिव एक्स में तब जाती है जब एक्स का कोफिशिएंट और टी का कोफिशिएंट अपोजिट साइन का हो। एक्स का कोफिशिएंट भी प्लस है और टी का कोफिशिएंट भी प्लस है, ये तो नेगेटिव एक्स में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में तो नहीं जाएगी। तो 1 और 3 सही होगा ये वाला। तो बताओ, मैंने इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी तो यूज की नहीं, मैंने तो वेव की थ्योरी यूज की है इसके अंदर। वही मैं आपसे कह रहा हूं, वेव की थ्योरी से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। The electric field, magnetic field are associated with electromagnetic wave propagating along positive z, can be represented by। देखो यार, जो लाइट की स्पीड होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, वो ऐसे लिखी जाती है E×B/B², वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। वैसे तो C का फॉर्मूला E/B होता है, वो तो खाली वैल्यू बताता है, ये वेक्टर फॉर्म होता है। तो C का जो डायरेक्शन होता है वो E×B से निकल कर आता है। अब आपकी लाइट पॉजिटिव जेड में जा रही है, यानी कि प्लस के है, तो E और B क्या होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए कि ये प्लस के आ जाए, ठीक है। अब देखो प्लस के किससे आ सकता है? ये प्लस के आना चाहिए। चलो देखो यहां पर I×J क्या होता है? I×J K होता है, ये ठीक हो गया। K×I वो तो J होता है, नहीं C तो K में है। J×I, सर J×I होता है -K, पॉजिटिव जेड में। J×K वो I होता है, वो तो पॉजिटिव जेड में, पहला ऑप्शन सही है बस। The condition under which a microwave oven heats up food item containing water molecule most efficiently is। Microwaves are heat waves, so always produce heat। ये तो कोई रीजन नहीं है। Infrared produce heating in microwave oven। Frequency of microwave must match the resonant frequency of water molecule। हाँ, ये रीजन है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम रेजोनेंस कराते हैं, हम माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी को जो खाने के वाटर मॉलिक्यूल है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करा देते हैं। और आपको पता है अंडर रेजोनेंस एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, तो वो जल्दी हीट अप हो जाता है एनर्जी को मैक्सिमम करने के लिए, ठीक है। ये सी ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर लीजिए। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स, फ्लक्स किसे बोलते हैं? इंटेंसिटी को बोलते हैं। 25 × 10⁴ Wm², fall on a perfectly reflecting surface at a normal incidence. If the surface area is 15 cm², the force exerted on the surface is। देखो, जब लाइट किसी सरफेस पे टकराती है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है इनिशियल पावर माइनस फाइनल पावर का मॉड डिवाइड बाय सी।
इंटेंसिटी होती है पावर बाय एरिया, तो मैं पावर को लिख सकता हूं इंटेंसिटी इंटू एरिया। इनिशियल पावर क्या होगी? इनिशियल इंटेंसिटी इंटू एरिया, और फाइनल ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग में क्या है, जितनी पावर जाती है लौट के उतनी ही वापस आ जाती है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, वैल्यू एज इट इज यही रहेगी, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होता तो लाइट जाती तो जरूर, मगर एब्जॉर्ब होने की वजह से वापस ना आती, तो फाइनल पावर जीरो हो जाती। रिफ्लेक्टिंग है तो जिस एनर्जी से जाएगी उसी से वापस आ जाएगी, ठीक है। तो एफ कितना आ गया? ये आ गया 25 इंटू 15 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, इस तरह से आ जाएगा। अब 3 से 15 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 10 की पावर -7, जिसे मैं 2.5 इंटू 10 की पावर -6 पे लिख सकता हूं। चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको क्लास के अंदर, और इस तरह के क्वेश्चन भी कराए थे मैंने आपको, चेक कर लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कराया था मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, the root mean square of electric field is this, the peak value of magnetic field is this। देखो यार, C जो होता है वो होता है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आरएमएस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी डिवाइड बाय आरएमएस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहले मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दूं, ईआरएमएस दिया है 3 इंटू 10 की पावर 8, ईआरएमएस 6 है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी कितना? सर ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -8। अब बीआरएमएस होता है पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, तो यहां से पीक वैल्यू आ गई 2√2 इंटू 10 की पावर -8। √2 1.4 होता है, इंटू 2 करोगे तो लगभग 2.8 इंटू 10 की पावर -8। ये मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू आ गई है, पीक वैल्यू। चेक करते हैं, देख लो अच्छी तरह, कोई डाउट है बता। A parallel plate capacitor of capacitance 25 microfarad is being charged by voltage source whose potential is changing at the rate 3 volt per second. The conduction current through the connecting wire and the displacement current through the plate of capacitor would be। क्लास में बताया है कि जितना डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उतना ही वायर में कंडक्शन करंट होता है, दोनों बराबर होंगे। सॉल्व कर सकता हूं, हाँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? मैंने क्लास में बताया दोनों बराबर होते हैं। कितना ऑप्शन है दोनों बराबर वाले, जरा देखना। एक तो ये और ये। अब जीरो तो हो नहीं सकता, कैपेसिटर चार्जिंग में चल रहा है, चार्जिंग के वक्त क्या आपको पता है जीरो नहीं होता, यही होगा आंसर। सी टिक कर दो। चार्जिंग चल रही है, करंट जीरो नहीं होगा, करंट जीरो होता है चार्जिंग के बाद, ये होगा। कंसेप्ट से सॉल्व हो गया, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब बाकी सॉल्व करना तो कर लो, क्या जरूरत है सॉल्व करने की, डायरेक्ट ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आप इसे कर लीजिए, बाकी सॉल्व करना मैं कर देता हूं। Q इक्वल टू CV होता है, इसे डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। C कांस्टेंट है, V वेरिएबल है। क्यों? चार्जिंग के वक्त वोल्टेज वेरिएबल होता है, लिखा भी है वोल्टेज इज चेंजिंग एट द रेट 3 वोल्ट पर सेकेंड। dq बाई dt कौन सा करंट आता है? कंडक्शन करंट। C 20 माइक्रोफैरेड और dv बाई dt 3 वोल्ट पर सेकेंड, तो कितना आ गया? 60 माइक्रो एम्पियर। लो आ गया, मगर बिना सॉल्व के बता सकते, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। करना है तो कर लो, कोई नहीं। ये कौन सा करंट है? कंडक्शन। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? सेम होता है, मैं आपसे बता चुका हूं, चेक कर लीजिए। बस सर मॉडर्न फिजिक्स में जितने क्वेश्चन थे मैंने सब करा दिए, ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से। ये पुराने नीट के क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह करके जाइए, आप अच्छी तरह समझ के करके जाइए।
आप देख लो एक एक क्वेश्चन कितनी कितनी बार रिपीट हुआ है और आगे भी यही सब रिपीट होंगे, नया कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, चेक कर लो सही से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 667 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीलियम नियॉन लेजर। द पावर इमिटेड इज 9 milliwatt. The number of photons arriving per second on an average at a target irradiated by this beam. देखिए पावर देकर नंबर ऑफ फोटोन पूछा है। दुनिया जानती है पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक फोटोन की एनर्जी SC बाई लैम्डा है, एक की, इनटू नंबर ऑफ फोटोन, टोटल एनर्जी आ जाएगी डिवाइड बाय टाइम। देखो पावर होता है टोटल एनर्जी बाय टाइम, SC बाई लैम्डा एक फोटोन की एनर्जी है, इनटू नंबर ऑफ फोटोन, तो टोटल एनर्जी आ गई, डिवाइड बाय टाइम, दैट इज पावर। ठीक है, अब SC बाई लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता हूं। SC होता है 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ये 0 हटा दो तो नैनोमीटर आ जाएगा, डिवाइड बाय 667 नैनोमीटर। ये आपको आंसर दे देगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, उसे जूल में कन्वर्ट कर दो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 की पावर -19 जूल होता है। तो ये एक फोटोन की एनर्जी आ गई है, उसको वहां रख दो पावर के फॉर्मूले में। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, SC बाई लैम्डा इंटू N बाई टी। तो पावर कितनी है 9 मिलीवॉट। SC बाई लैम्डा कितना है 1242 बाई 667 इंटू 1.6 10 की पावर -19 इंटू N बाई टी। पावर की वैल्यू आ गई SC बाई लैम्डा, ये N बाई टी अलग कर दिया। ये N बाई टी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम का मतलब नंबर पर सेकेंड, तो यही तो पूछा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। N बाई टी तो पूछा बेटे उसने, तो N बाई टी की वैल्यू निकाल देता हूं यहां से। कितना आ गया N बाई टी, N बाई टी आ गया आपका 9 इंटू 667 डिवाइड बाई 1242 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 16 आएगा। देखो मैं चेक कर लेता हूं, इधर -3 है उधर -13, तो -16 बचेगा, इधर आके +16 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बाकी आंसर आपका इसी से आ जाएगा। अब पहले मुझे बताओ कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, चेक कर लो सही से, कोई डाउट हो बता दो। अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 की पावर 16 आ जाएगा, चेक कर। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सीधे सीधे पावर का फॉर्मूला लगाया है और कुछ महान काम नहीं किया मैंने। पावर का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम होता है, मगर पावर में टोटल एनर्जी होती है। SC बाय लैम्डा एक फोटोन की एनर्जी है इनटू नंबर ऑफ फोटोन, ये टोटल एनर्जी आ गई। नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यही चाहिए मुझे। तो SC बाय लैम्डा रख दो, पावर रख दो, N बाई टी की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने है, चेक कर लीजिए, देख लो अच्छी तरह। A beam of cathode rays is subjected to crossed electric field E and magnetic field B. The fields are adjusted such that beam is not deflected. The specific charge of cathode rays is given by. सर ये तो मैं आपको डायरेक्ट क्लास में बता चुका हूं, ये कैथोड रे का जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, और जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पढ़ाया है और साथ में उसका फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाया है। मैं दोबारा निकाल देता हूं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, पहले हम किसी इलेक्ट्रॉन को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी देते हैं, जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ले जाते हैं शुरू में। जब इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है तो उसका पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है, नहीं लो से हाई ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उल्टा करेंगे। हम इसे इनिशियली लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाएंगे। जब हम इसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाएंगे
तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो माइनस की वजह से पोटेंशियल तो बढ़ेगा मगर पोटेंशियल जी घट जाएगी। और जब पोटेंशियल जी घट जाएगी इसकी, तो हम इस डिक्रीज इन पोटेंशियल जी को हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ कैथोड रेज इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड आर सच एडजस्टेड सच दैट बीम इज नॉट डिफ्लेक्टेड। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज इज गिवन बाय। देखिए ये तो एक जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट है जिसने चार्ज बाय मास का रेशियो निकाला था, और ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। फिर भी दोबारा बता देता हूं, जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में इनिशियली हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। हम इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, मगर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो माइनस की वजह से पोटेंशियल जी घट जाती है। कितनी? E इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये चेंज डिक्रीज है क्योंकि आप अपने इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ले जाते हैं। जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में हम इनिशियली अपने इलेक्ट्रॉन को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाते हैं, उससे पोटेंशियल तो बढ़ता है मगर क्योंकि चार्ज माइनस में है तो उल्टे इफेक्ट आते हैं, पोटेंशियल ही घट जाती है। कितनी? चार्ज इनटू वोल्टेज। ये जो पोटेंशियल जी घटती है ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी मिल जाती है, जो रेस्ट पे था अब वो चलने लगता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो चलने लगा है, वेलोसिटी आ गई है, हम किससे पास करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। जब मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी लगाएगी, मगर हम इस तरह से फोर्स लगवाते हैं कि वो डिफ्लेक्ट नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो पाथ नहीं चेंज करता, अपना सीधा चलता रहता। ये कैसे हो सकता है? जब आप मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से गुजारोगे तो दोनों फील्ड फोर्स लगाएंगी, फिर ऐसे कैसे हो सकता है पाथ ना बदले? इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से लगाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से नेट फोर्स जीरो रहता है और ये डिफ्लेक्ट नहीं होता। ऐसा कब हो सकता है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए। जब दो फोर्स बराबर हो और अपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? E इंटू ई, चार्ज इंटू फील्ड। और मैग्नेटिक से QV भी होता है कितना? तो यहां से E से E तो कैंसिल हो गया, E बाई बी कितना आ गया? E आ गया U के बराबर, और U अभी निकाला था आपने 2eV बाई एम। दोनों फोर्स बराबर कर दिए ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा आपका E स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 2eV बाई एम। तो यहां से E बाई एम आ गया है E स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर V। ये क्या आ गया? चार्ज अपॉन मास का रेशियो, और चार्ज अपॉन मास के रेशियो को ही स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास। अगर स्पेसिफिक चार्ज का है तो चार्ज पर यूनिट मास, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम पर यूनिट मास। जिस वर्ड से पहले स्पेसिफिक लग जाए उसे मास से डिवाइड कर दिया करो। ये आंसर आ गया, और ये आपको याद होना चाहिए, ये जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का आउटकम है। जे थॉम्सन ने E बाई एम का रेशियो निकाला था, तो मैंने आपको पढ़ाया तो था बेटे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, तो वही तो है ये आपका। ठीक है, तो ये जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट का आउटकम है, ये चेक कर लीजिए सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। अब काइनेटिक एनर्जी बदली है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, H अपॉन अंडर रूट 2m k।
ये वाला लगाओ। तुमने काइनेटिक एनर्जी बदल दी है, कितनी 16 टाइम्स कर दी है, 16K, तो वेवलेंथ कितनी हो गई लैम्डा डैश, पहले लैम्डा थी अब बदल गई, डिवाइड कर दो, लैम्डा डैश बाई लैम्डा कितना आ जाएगा 1/4, डिवाइड करके देख लो, बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां से 1/4 आ गया, तो अब इसे इधर ले जाओ लैम्डा को, तो ये आ गया लैम्डा बाई। तो बेटे वेवलेंथ क्या हो गई, पहले से 1/4 हो गई, तो जो चीज लैम्डा थी अब 1/4 हो गई, तो कम कितना हुई सर, जो चीज 1 थी अब वो 1/4 हो गई, तो कम हो गई 3/4, कितना परसेंट, 3/4 का मतलब होता है 75% कम हो गई। आप देखो ना, जो चीज लैम्डा थी अब लैम्डा बाई 4 हो गई, यानी कि 1/4 हो गई, तो जो चीज जितनी थी उसका 1/4 हो गई, 1/4 मतलब 25% हो गई, तो 25% हो गई तो कम कितनी हुई 75%, तो 75% चेंज हो गई, चेंज पूछा है ना उसने, तो कितने परसेंट चेंज हुई है 75% चेंज हो गई, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है, when the energy of incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of photoelectron of metal is increased from 0.5 to 0.8, ठीक है। the work function of the metal is, देखो k max का डायरेक्ट फॉर्मूला है SC बाई लैम्डा माइनस 5, k max पहले 0.5 था और फोटोन की एनर्जी पता नहीं, 5 पता नहीं, अब k max 0.8 हो गया है और आपने रेडिएशन की एनर्जी 20% बढ़ा दी है, तो 20% बढ़ा दी है तो उसका मतलब जितनी पहले थी उतनी तो थी, प्लस 20% आपने और बढ़ा दी है, तब जितनी एनर्जी पहले थी उसमें 20% और ऐड कर दिया, वर्क फंक्शन वो नहीं बदला मैंने, वो सेम है, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 2, चेक कर लीजिए। तो एक फॉर्मूला 2 बार लगाया, इनिशियली एंड फाइनली। अब एक काम करो, इस -5 को भी इधर ले जाओ और इस -5 को भी इधर ले जाओ, तो ये पहली इक्वेशन आ गई 0.5 + 5 = SC बाई लैम्डा, दूसरी आ गई 0.8 + 5 = 1.2 SC बाई लैम्डा। कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन में से -5 इधर लिया है। अब क्या करो, अब सेकंड को इसको इससे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 + 5 डिवाइड बाई 0.5 + 5 = 1.2 SC बाई लैम्डा कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 5, यही तो पूछा है, उधर ले जाओ सिर्फ 0.8 + 5 = 1.2, 0.5 कितना हो गया 0.6, 1.25, 0.6 इधर ले जाओ 0.2, 5 इधर ले जाओ 0.25, तो 5 कितना आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो उस मेटल का वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चेक कर लीजिए सही से, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। क्या पूछा था, अरे आ गया मैं, ये कहाँ चला गया, अच्छा मैं आगे चला गया, पीछे जाना था, पीछे क्या पूछा था बेटे, वर्क फंक्शन पूछा था, वर्क फंक्शन कितना आ गया 1 आ गया, चेक देख लो अच्छी तरह से, वर्क फंक्शन 1 आ गया, हो गया। देख लो अच्छी तरह, कोई डाउट हो बता दीजिए। A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2, दो लाइट डाली आपने मगर सरफेस एक ही है, एक ही सरफेस पे दो लाइट डाली, तो वर्क फंक्शन सेम रहेगा दोनों बार। If maximum kinetic energy in second case is 3 times the first case, the work function will be, सर Kmax का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 बार, आपको पता है Kmax का फॉर्मूला होता है SC बाई लैम्डा माइनस 5, इसे 2 बार लगाना है। पहले केस में काइनेटिक एनर्जी K नॉट मान लेते हैं, पहले केस में वेवलेंथ लैम्डा है -5, ठीक है, इक्वेशन 1। अगले केस में काइनेटिक एनर्जी 3K नॉट, क्योंकि लिखा है सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है फर्स्ट केस की, और अगले केस में वेवलेंथ कितनी हो गई लैम्डा बाई 2 पर चला जाएगा -5, तो एक ही फॉर्मूला 2 बार लगा दिया। अब क्या करूं, डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से कर दो,
या फर्स्ट को सेकंड से, जैसा आप करना चाहो। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 3 इक्वल्स टू 2sc बाई लैम्डा माइनस 5 डिवाइड बाई sc बाई लैम्डा माइनस 5। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना आ जाएगा, ये 3sc बाई लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 2sc बाई लैम्डा माइनस 5। अब इस टर्म को इधर आके माइनस कर दो, 3 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका sc बाई लैम्डा इक्वल्स टू 2 तो यहां से 5 आ गया sc बाई 2 लैम्डा। वर्क फंक्शन आ गया है। उसने क्या पूछा था, अभी देखते हैं क्या पूछा था। फाइंड वर्क फंक्शन, यही पूछा था, तो आंसर कौन सा हो गया, बी आ गया sc बाई 2 लैम्डा। चेक कर लीजिए।